हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आय और रोजगार का पार्ट 3। इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उपभोग फलन। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर हमने 2 पार्ट बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको समग्र पूर्ति और समग्र मांग के बारे में पढ़ाया था। तो आज हमारी इस चैप्टर की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले उपभोग फलन का मतलब क्या होता है। कह रहे कि आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है। देखो, उपभोग का मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम खर्चा करते हैं, और आय मतलब जो पैसा हमने कमाया। जनरली क्या होता है कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारा उपभोग भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और आय कम होने पर हमारा उपभोग भी क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है। बस इतनी सी बात कह रहा है कि आय और उपभोग के बीच में एक फलनात्मक संबंध पाया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। इसे हम उपभोग फलन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, C = फंक्शन ऑफ Y। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो उपभोग है वो आय से कैसी होती है, प्रभावित होती है। जब जब आप आय को चेंज करोगे तो उपभोग भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है बच्चों समीकरण। तो समीकरण को समझने से पहले हम एक बार तालिका और रेखा चित्र को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया तो हमें समीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी तालिका समझते हैं। देखो, ये जो तालिका है ये हमने एज्यूम करी है अर्थव्यवस्था के अंदर। पहले आय का स्तर 0 था, फिर हमने धीरे धीरे आय का स्तर क्या करा है, एक जो है इंक्रीज करा है, हमने आय का स्तर बढ़ाया है समान दर से। ठीक है, 100 के गैप से हमने आय के स्तर को बढ़ाया, और ये जितने भी अमाउंट है ये करोड़ के अंदर है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। देखो, आय 0 होने पर उपभोग किया जा रहा है। देखो, इसका मतलब समझना क्या होता है। जब हमारी आय 0 होती है तब भी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ ना कुछ पैसा खर्च हो रहा होता है, क्योंकि लोगों का न्यूनतम उपभोग करना जरूरी है जीवित रहने के लिए। इसे हम लोग कह देते हैं स्वायत्त उपभोग। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आय भी कम, यहाँ पर आय कम है, उपभोग ज़्यादा है। देखो, जैसे ही हमारी आय बढ़ी वैसे ही हमारा उपभोग भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन दोनों स्तर पर आप देख सकते हो कि आय कैसी है, कम है, और उपभोग कैसा है, ज़्यादा है। फिर यहाँ पर भी हम क्या करा, हमने फिर से आय को बढ़ाया, तो देखो हमारी उपभोग भी क्या हो गई, बढ़ गई। इन तीनों स्तर पर अगर आप सही से देखो तो हमारी आय कैसी है, कम है, और उपभोग कैसा है, ज़्यादा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है उपभोग ज़्यादा और आय कम। ठीक है, एक ऐसा स्तर आया जहां पर आय और उपभोग दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इसे हम लोग समता बिंदु भी कह देते हैं। अगले नंबर पे आय फिर से बढ़ी और उपभोग भी बढ़ा, लेकिन इस बार उपभोग कम बढ़ा है, आय अब ज़्यादा हो गई। यहाँ पर समझ लो इन तीनों पॉइंट के अंदर हमारी आय कैसी है, ज़्यादा है, और उपभोग कैसा है, कम है। तो ये तालिका हमने बनाया। जब आप एग्जाम के अंदर तालिका बनाओगे तो आप एक बात का ध्यान रखोगे कि आपको एक स्तर तो ऐसा लेना है जहां पर उपभोग ज़्यादा होगी और आय कम, दूसरा स्तर ऐसा लेना है जहां पर आय और उपभोग दोनों बराबर होंगे, और तीसरा स्तर आपको ऐसा लेना है जहां पर आपकी आय ज़्यादा होगी और उपभोग कम होगा। तो इस तरीके से आप तालिका को बनाओगे। सेम रेखा चित्र को एक बार हम समझ लेते हैं। यह है हमारा उपभोग कर्व। ठीक है, यह हमारा उपभोग वक्र है बच्चों, ये वाला। ठीक है, उपभोग वक्र C = C बार प्लस B बाई। ये जो लाइन होती है ये C बार प्लस बी वाई से मिलकर बनती है। तो अभी मैं इसको ड्राइव करके आपको समझा भी दूंगा। यहाँ पर अब उपभोग वक्र कभी भी उपभोग 0 नहीं होता। देखो, उपभोग यहाँ पर देखो कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए उपभोग वक्र को हमने ऊपर से स्टार्ट करा है। इसका मतलब यह है कि उपभोग कभी भी 0 नहीं होता। और उपभोग वक्र का ढाल कैसा है, धनात्मक ढाल है। देखो, पूर्ति वक्र जैसा बन रहा है। तो उपभोग वक्र का धनात्मक ढाल क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारा उपभोग बढ़ने लग जाता है, इसलिए उपभोग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। 2 बातें आपको मैंने बताई। कभी भी उपभोग वक्र 0 से शुरू नहीं होता, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें न्यूनतम उपभोग करना जरूरी है। आय 0 होने पर भी उपभोग 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, उपभोग वक्र का ढाल कैसा होता है, धनात्मक। इसके पीछे क्या कारण होता है कि आय बढ़ने पर हमारा उपभोग बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब इसके हम ढाल की बात कर लेते हैं। इसका जो ढाल होता है इसे हम कहते हैं B, यानी कि MPC। MPC बराबर होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, उपभोग वक्र का ढाल किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे MPC के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अब आ जाते हैं हम इस समीकरण को एक बार समझ लेते हैं। उपभोग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = यानी उपभोग बराबर C बार प्लस में BY। अब ध्यान से समझना, मैं कहता हूं कि एक इंसान, मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ तो वैसे पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई किसी व्यक्ति का खर्चा 6,000 रुपये है, यानी कि वो कमाए
या पैसे ना कमाए, उसको 6,000 रुपये तो खर्च करने पड़ेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाएगा तो भाई भूखा रहेगा या मकान का किराया नहीं देगा, तो उसे 6,000 रुपये तो खर्च करने ही पड़ेंगे। इसे हम लोग कह देते हैं सी बार। ये क्या है, उसका सी बार है, यानी जीवित रहने के लिए उसे इतना खर्चा हर महीने करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उस इंसान की इनकम 2,000 रुपये होती है तो भी कितना खर्च करेगा, 6,000। उस इंसान की इनकम 4,000 होती है तो भी 6,000 खर्च करेगा। 5,000 हो जाती है तो भी 6,000 खर्च करेगा। 6,000 हो जाती है तो भी वो 6,000 तो खर्च करेगा। लेकिन उस इंसान की इनकम मान के चलो अगर 10,000 रुपये हो जाती है तो वो कितने रुपए खर्च करेगा। देखो कैसे उपभोग निकालेंगे, ध्यान से समझना। हम उपभोग कैसे निकालेंगे, अगर उस इंसान की इनकम 10,000 रुपये हो जाती है तो 6,000 रुपये तो खर्च करेगा प्लस जो इनकम 4,000 बच गई, क्या उस 4,000 रुपये को भी 4,000 में से भी कुछ पैसे खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। यानी बढ़ी हुई इनकम पे कोई इंसान जितना खर्च करता है उसको हम कहते हैं बी वाई। क्या कहते हैं, बी वाई। मान लो उसकी इनकम कितनी बढ़ी, 4,000, मैं मानता हूं उसमें से वो 50% खर्च कर देगा, तो अब उसका खर्चा कितना आ गया, 6,000 प्लस में 2,000 ये वाले, तो कितना खर्च करेगा, 8,000। ठीक है, तो याद रखना ये वाला जो होता है ये तो होता है फिक्स्ड, ये तो स्थिर होता है, इतना तो खर्च करेगा। और ये क्या होता है, आय बढ़ने पर वो कितना खर्च करेगा, उसको हम क्या कह देते हैं, बी वाई। तो यहाँ पे बी का मतलब होता है एमपीसी। एमपीसी अभी हम आगे सीखने वाले भी हैं। अब हमने जो तालिका सीखी थी उसी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई है नीचे लिखा हुआ है। उपभोग वक्र धनात्मक से शुरू होता है क्योंकि आय शून्य होने पर न्यूनतम उपभोग करना आवश्यक है, यानी जैसे हम सी बार कह देते हैं। उपभोग वक्र का ढाल धनात्मक है क्योंकि आय और उपभोग के बीच में सीधा संबंध होता है। उपभोग वक्र का ढाल एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का प्रतीक होता है। ये जो ढाल होता है कई बार एग्जाम में आ जाता है कि उपभोग वक्र का ढाल किसके बराबर होता है, तो हम बोलेंगे एमपीसी के बराबर होता है। उपभोग वक्र सीधी रेखा है क्योंकि एमपीसी की दर हमने समान मानी है। देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो उपभोग वक्र है बिल्कुल सीधी रेखा बनी है, तो इसका मतलब यह है कि हमने जो एमपीसी का रेट माना है ना, एमपीसी का इस ढाल का जो रेट माना है उसको हमने कोई स्थिर नंबर मान लिया। स्थिर नंबर मान लो हमने 70% मान लिया या 80%, तो हर स्तर पर 70% ही होगा। अगर मान लो एमपीसी का दर बदलेगा, जैसे यहाँ 70%, यहाँ 80, यहाँ 90, तो ये जो रेखा है ये सीधी नहीं बनेगी, रेखा थोड़ी क्या बनेगी, कर्व में बन जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा, सबसे पहली बात पढ़ा कि जो उपभोग वक्र होता है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ऊपर से स्टार्ट होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि न्यूनतम उपभोग करना आवश्यक है। इसका ढाल कैसा होता है, धनात्मक। इसका ढाल किसके बराबर होता है, एमपीसी के बराबर होता है। ठीक है, और ये सीधी रेखा क्यों बनती है, क्योंकि एमपीसी की हमने दर यहाँ पर समान मानी हुई है। तो उपभोग फलन को हम सबने अच्छी तरीके से बिल्कुल एक एक करके सारी बातें उसकी हमने समझ ली। अब हम समझने वाले हैं कि उपभोग फलन को हमने कितने भाग के अंदर बांटा हुआ है। उपभोग फलन को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक होता है हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। या उपभोग प्रवृत्ति के दो प्रकार होते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी कई सारे जाते हैं और काफी गहराई में जाकर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके ऊपर बहुत सारे आते हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले समझा रहा हूं औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। मैं बोलता हूं कि मेरी आय 10,000 रुपए है और मेरा खर्चा 8,000 रुपए है, यानी जब मैं 10,000 रुपए कमाता हूं तो 8,000 रुपए खर्च करता हूं। इसका रेशो क्या आएगा, इसका अनुपात क्या आएगा, तो लो मैंने बोला C अपॉन वाई, एपीसी इसी को हम कहते हैं, C अपॉन में वाई, यानी 8,000 रुपए खर्च करता हूं जब मैं 10,000 रुपए कमाता हूं। तो इसका रेशो कितना आ गया, 8/10। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 8:10। इसे मैं काट के बोल सकता हूं 4:5। तो इसे हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। आय का वो भाग जिसे खर्च कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। समग्र आय और समग्र उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया, यानी जितना पैसा कमाते हैं उसमें से जितना पैसा उपभोग कर देते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, एपीसी का C अपॉन में वाई। C मतलब यहां पर आपका उपभोग और y मतलब यहां पर आपका आय। क्लियर होगी, दो बातें आपको फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा।
अब समझने वाले हैं हम इसकी तालिका। तालिका समझ लेते हैं एक बार। देखो तालिका जो है ये मैंने मानी हुई तालिका है। अर्थव्यवस्था के अंदर ये आय का स्तर है, ये उपभोग का स्तर है। आय के स्तर को मैंने एक एक करके बढ़ाया, एक समान अनुपात से बढ़ाया, 0, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 और 400 करोड़। फिर मैंने उपभोग को भी बढ़ाया है। देखो जैसे जैसे आय बढ़ रही है उपभोग बढ़ रहा है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि जब आय शून्य होती है तो उपभोग कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। इस चैप्टर में आप जब भी तालिका बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ रही है तो आप देख सकते हो हमारी उपभोग क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप इस नंबर को ऊपर नीचे ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला क्या है, C/Y, हमें APC निकालना है। C यहाँ पर कितना है 40 और Y कितना है हमारा 0, इन्फिनिटी आ गया। फिर 120 C है और Y कितना है 100। इस तरह से रख के हमने डिवाइड कर दिया है सबको, ठीक है। इस तरह से हमने सबको डिवाइड कर दिया है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि APC का मूल्य 1 से ज़्यादा कब होता है, 1 से कम कब होता है और 1 के बराबर कब होता है। सबसे पहले समझते हैं APC का मूल्य 1 के बराबर कब आता है। 1 के बराबर बच्चों जब हमारी आय और जब हमारा उपभोग यानी जितना पैसा कमाया सारा का सारा पैसा अगर अर्थव्यवस्था में खर्च कर दिया जाता है तो वहां पर APC का मूल्य किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। देखो जितना पैसा कमाया उतना पैसा हमने खर्च कर दिया तो APC का मूल्य 1 के बराबर आता है। दूसरी बात, APC का मूल्य 1 से ज़्यादा कब आता है। 1 से ज़्यादा जब आता है जब हमारी आय कैसी होती है, कम होती है और उपभोग कैसा होता है, ज़्यादा। देखो यहाँ पर अगर आप इन दोनों सिचुएशन में देखोगे तो हमारी आय कैसी है, कम है और उपभोग कैसा है, ज़्यादा है। तो APC का मूल्य कैसा आता है, 1 से ज़्यादा आता है। देखो 1 से ज़्यादा आता है। APC का मूल्य 1 से कम कब आता है, APC का मूल्य 1 से कम कब आता है, जब हमारी आय कैसी होती है, ज़्यादा और उपभोग कैसा होता है, कम। अगर आय ज़्यादा होगी और उपभोग कम होगा तो इन दोनों सिचुएशन में आप देखो APC का मूल्य कैसा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है। 3 बातें समझा दी। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी तालिका, और तालिका के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इसका रेखा चित्र बना लेते हैं। देखो जब भी हम APC और MPC की गणना करते हैं रेखा चित्र के द्वारा, जब भी हम APC और MPC की गणना करते हैं रेखा चित्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा MPC और APC को दर्शाते हैं तो हम उपभोग वक्र की सहायता लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर उपभोग वक्र बना दिया, ठीक है। Y एक्सिस पे X एक्सिस पे हमारा इनकम है, Y है, ठीक है, और Y एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, उपभोग को दिखाया हुआ है। अब हमें निकालना है APC का मूल्य क्या होता है, C/Y। देखो ये हमारा उपभोग है। उपभोग कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, मैं मानता हूँ कि हम इस बिंदु पर उपभोग कर रहे हैं, इस बिंदु पर उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग कितना है, यहाँ से देखो उपभोग आ गया ये रहा आपका O से लेकर N तक, ठीक है। तो उपभोग आ गया O से लेकर N तक, और आय कितनी है चेक करो, आय का ये वाला है तो O से लेकर M तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेखा चित्र भी बना सकते हो। औसत उपभोग प्रवृत्ति का रेखा चित्र इस तरीके से बनता है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अर्थव्यवस्था के अंदर बच्चों Y है और ये हमारा उपभोग है। मान के चलता हूँ अर्थव्यवस्था के अंदर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है तो उसका खर्चा कितना है, 8,000। उस व्यक्ति की आय हो गई 15,000 तो उसने अपना खर्चा बढ़ाकर कर दिया 10,000। तो अगर कोई बोलता है कि यहाँ पर MPC निकालो तो MPC कैसे निकालते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन होना, तो डेल्टा C में आय उपभोग में कितना परिवर्तन हो गया, 2,000, और डेल्टा Y आय में कितना परिवर्तन हो गया, 5,000। तो इनका अनुपात कितना आ गया बच्चों, 2:5। इस अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होने पर उन दोनों के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। समग्र आय में परिवर्तन से समग्र उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को MPC कहा जाता है। MPC का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा C का मतलब उपभोग में परिवर्तन और डेल्टा Y का मतलब आय में परिवर्तन। अब इनका एक बार रेखा चित्र हम लोग समझ लेते हैं। देखो मैंने बताया था कि इस तरीके से आप हमेशा इस चैप्टर में Y को बना सकते हो। समग्र आय ऐसे ले सकते हो, 0, 100, 200, 300, 400, ये सारे अमाउंट करोड़ के अंदर है। इसी तरीके से C आप लिख सकते हो, जैसे जैसे आपने आय बढ़ाई उपभोग को बढ़ाया। अब बस एक बात याद रखना, जब आय 0 होगी तो उपभोग कभी 0 मत करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम डेल्टा C निकालेंगे। डेल्टा C कैसे निकलता है, देखो इससे ऊपर का नंबर हमें नहीं पता तो हमने डैश लगा दिया,
120 में से 120 में से आप 40 को माइनस करो, 80 आ गया। 200 में से 120 माइनस करो, 80 आ गया। 280 में से 200 माइनस करो, 80 आ गया। और 360 में से 280 माइनस करो, 80 आ गया। यानी कि हमें परिवर्तन निकालना है कि कितना परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा सी आ गया। अब आते हैं डेल्टा वाई पे। पहले का डैश लगाएंगे, 100 में से 0 को माइनस करेंगे 100, 200 में से 100 को माइनस करेंगे 100, 300 में से 200 को माइनस करेंगे, 400 में से 300 को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा आपका 100। तो ये डेल्टा वाई हमने निकाल लिया और ये हमने डेल्टा सी निकाल लिया। अब एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो पहले का डैश ही आएगा, डेल्टा सी 80 भाग में क्या करेंगे 100, यहाँ पर भी 80 भाग 100, 80 भाग 100, तो सबका आंसर एक जैसा ही यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपने एमपीसी को तालिका की मदद से इसकी गणना करी। अब हम इसे एक बार रेखा चित्र की मदद से समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने y लिया, सेम यहाँ पर हमने उपभोग को लिया। मैंने बोला था कि एपीसी हो चाहे एमपीसी हो, दोनों को उपभोग वक्र की सहायता से ही तालिका में रेखा चित्र में निकाला जाता है। तो उपभोग वक्र मैंने एक सिंपल सा बना लिया। पहले मैं उपभोग करता था यहाँ पर, ध्यान से समझना, पहले जब मेरी आय थी इतनी तो मैं उपभोग यहाँ पर करता था, एम आई पर मैं यहाँ पर उपभोग करता था, यहाँ पर मेरा ये उपभोग था और यहाँ पर मेरी इतनी आय थी। मैंने उपभोग को परिवर्तन करा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरी आय में परिवर्तन हो गया। बच्चों ध्यान से समझना, मेरी आय में परिवर्तन हो गया। कितना? मैं एम से लेकर ए तक मैंने आय में परिवर्तन करा। तो आय में परिवर्तन हो कितना रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एम से लेकर ए तक, तो मैं इसको आय में परिवर्तन बोल सकता हूँ, एम से लेकर ए तक। ठीक है, जैसे ही मेरा एम से लेकर ए तक आय में परिवर्तन हुआ तो उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, ये देखो, ये उपभोग में परिवर्तन है। कितना? एन से लेकर बी तक, एन से लेकर बी तक। क्लियर हुआ? तो ये हमने तालिका रेखा चित्र की मदद से भी क्या निकाला, एमपीसी निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप रेखा चित्र बना सकते हो। अब रेखा चित्र में या तालिका में दो तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि एमपीसी का मूल्य 0 और 1 के बीच में होता है हमेशा। क्या कह रहा है? एमपीसी का मूल्य हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखो, अगर किसी इंसान की जितनी आय बढ़ी और उसने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया तो वहां पर एमपीसी का मूल्य 1 के बराबर आएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं, जैसे यही समझा देता हूं कि किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये थी। ठीक है, 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 15,000। उसका उपभोग पहला कितना था? उपभोग था पहले उसका 10,000। ठीक है, और वो भी बढ़कर अब कितना हो गया? 15,000। मैंने इस तरीके से नंबर ले लिए, यानी जितनी उसकी आय बढ़ी उतना ही उसका उपभोग भी बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एमपीसी कैसे निकलेगा? एमपीसी निकलेगा डेल्टा सी। तो डेल्टा सी यहाँ पर कितना है चेक करो, 5,000, और डेल्टा वाई भी यहाँ पर कितना है? 5,000। तो कितनी आ गई वैल्यू? 1। तो पहली बात आपको पता चल गई, बढ़ी हुई आय को अगर पूरा खर्च कर दिया गया, बढ़ी हुई आय को अगर पूरा खर्च कर दिया गया तो एमपीसी का मूल्य 1 के बराबर आएगा। अगर बढ़ी हुई आय को बिल्कुल भी खर्च नहीं किया गया तो वहां पर एमपीसी का मूल्य 0 आ जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हो। आय बढ़ने पर एमपीसी गिरने लग जाती है। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे, ये मनोवैज्ञानिक नियम है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी बंदा उस बढ़ी हुई आय को खर्च तो करेगा लेकिन उसकी दर हमेशा क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी, जिस वजह से एमपीसी का दर हमेशा गिरता रहता है। याद रखना इसका। आय और उपभोग का एक मनोवैज्ञानिक नियम भी होता है। आय और उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन जब आय ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो उपभोग में बढ़ने की जो दर है उसके अंदर क्या आने लगती है? गिरावट आने लगती है। इसे आय और उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। आय बढ़ने पर एमपीसी का मूल्य क्या होने लग जाता है? गिरने लग जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गरीब और अमीर दोनों में से किसकी एमपीसी ज्यादा होती है। तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि भाई अमीर की इनकम भी बढ़ी और गरीब की इनकम भी बढ़ी, तो कौन ज्यादा खर्चा करेगा? खर्चा ज्यादा करता है गरीब, क्योंकि गरीब अपनी बढ़ी हुई इनकम को अपने ऊपर ज्यादा खर्च कर लेता है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पहले ही गरीब है, उसकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। और अमीर जो होता है उसकी जरूरतें ऑलरेडी पहले से पूरी हो रही होती है, तो उसकी इनकम जब बढ़ती है तो वो ज्यादा पैसा क्या कर लेता है? सेव कर लेता है। तो क्वेश्चन आ गया, तो गरीब और अमीर में से ज्यादा एमपीसी किसकी होती है? तो हम जवाब देंगे गरीबों की एमपीसी कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। आज की क्लास के अंदर हमने उपभोग फलन को समझा। उपभोग फलन का अर्थ से लेकर रेखा
चित्र तक सारी बातें आपको समझाई। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। एपीसी एमपीसी दोनों में डिफरेंस आ जाए, तालिका आ जाए, रेखा चित्र आ जाए या उनके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे कर लोगे। सारी बातों को अच्छी तरीके से नोट कर लेना और ध्यान से इन सारी चीजों को लर्न कर लेना। एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर।